जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से क्लास को रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे हमारे साथ में। हमारी जो क्लास है वह मौर्योत्तर काल तक पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मौर्य शासकों के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा था शुंग वंश के बारे में, उसके बाद हमने कर्ण वंश के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे सातवाहनों के बारे में। दरअसल ऐसा होता है कि जब मौर्यों के बाद में, जब मौर्यों के उत्तराधिकारियों के रूप में शुंग वंश और कर्ण वंश आते हैं, उनके द्वारा उत्तर भारत के जो अधिकांश जो क्षेत्र हैं उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता है। परंतु उसी समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लगातार विदेशियों के आक्रमण हो रहे होते हैं। जैसे इंडो ग्रीक के द्वारा, जैसे हमने पढ़ा था मिनांडर के बारे में, जो कि एक इंडो ग्रीक शासक था। इंडो ग्रीक के द्वारा, शक के द्वारा, कुषाणों के द्वारा, उसी में, या हम कह सकते हैं उसी समय में, एक भारतीय स्थानीय शासक के रूप में सातवाहनों का उदय होता है। सातवाहनों के द्वारा जिनका हम बात करें आधिपत्य का जो क्षेत्र था, वह था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। वर्तमान समय में अगर देखें तो इस क्षेत्र पर सातवाहनों के द्वारा मौर्यों के उत्तराधिकारियों के रूप में शासन किया गया था। उत्तराधिकारियों का यह तात्पर्य हो जाता है कि इनके द्वारा, क्योंकि मौर्य वंश के बारे में हमने देखा था कि मौर्यों के जो साम्राज्य का जो विस्तार था कर्नाटक तक पहुंच गया था। सुदूर दक्षिण के अगर हम एरिया छोड़ दें, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, अगर उन्हें छोड़ दें, लगभग पूरा भारत उनके आधिपत्य क्षेत्र में था। तो वहाँ पर जो महाराष्ट्र का एरिया था, या आंध्र या तेलंगाना का जो क्षेत्र था, उस पर सातवाहनों के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है, सातवाहन वंश की। सातवाहनों के द्वारा हम यह समझेंगे कैसे अपने जो विजय अभियान है, या उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह किस तरीके की थी। क्योंकि इस वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत से हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और आयोग हो गया, किसी भी स्तर के जो एग्जाम होते हैं, सातवाहन वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रहे हैं उनसे। तो हम देखेंगे इस वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? सिमुक था। इस वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। पुराणों के आधार पर कहा जाता है कि सिमुक ने जो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या करके मगध का जो साम्राज्य था उसका अंत किया और सातवाहन वंश की स्थापना की। जब पुराणों के आधार पर कहा जाता है तो इसका संस्थापक कौन था? सिमुक था। इनका जो अधिकार क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र, इनका जो अधिकार क्षेत्र था वह वर्तमान में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यह जो क्षेत्र थे, इन पर सातवाहनों के द्वारा अपना जो शासन है या शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था। इनकी राजधानी देख लें। इनकी राजधानी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी। तो सातवाहनों की जो राजधानी हमें देखने को मिलती प्रतिष्ठान। दूसरी हमें देखने को मिलती अमरावती। दो राजधानी हमें इनकी देखने को मिलती हैं। तो पहली राजधानी प्रतिष्ठान, दूसरी इसे पैठन भी कहते हैं। आप याद रखिएगा कि सातवाहनों की जो राजधानी थी वो क्या थी? प्रतिष्ठान थी। दूसरी क्या थी? अमरावती थी। इनका अधिकार क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। संस्थापक कौन था? सिमुक था। सिमुक के बाद हमें एक और, जो सिमुक का जो पुत्र होता है जिसे कान्हा कहा जाता है, उसका हमें जिक्र मिलता है, लेकिन वह इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। तो उसके बाद आता है संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक है सातवाहन वंश का, वह कौन है? श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी जो क्या होता है? सातवाहन वंश का जो वास्तविक संस्थापक होता है वह होता है श्री सातकर्णी। अब यहाँ से हम देखेंगे इनके द्वारा सातकर्णी की उपाधि ली जाती है। पहला शासक यही होता है जो सातकर्णी की उपाधि लेता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन सा होता है? श्री सातकर्णी होता है। सातवाहन वंश के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि यह इतिहास के पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम से पहले अपनी माताओं का जो नाम होता है उसका उल्लेख किया है। जैसे कि वशिष्ठ, आगे हम देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसमें जो गौतमी जो शब्द है वह जो श्री सातकर्णी जो दूसरा शासक होता है उसकी माता का नाम होता है। फिर उसके बाद आता है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो पुलमावी जो राजा होता है उसकी जो माता का नाम होता है तो वह होता है वशिष्ठ ही होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सातवाहन वंश हमें इतिहास में पहला वंश मिलता है जिसके द्वारा अपनी माताओं का जो नाम होता है वह अपने नाम से आगे लगाए जाने की जो व्यवस्था होती है वह हमें इस वंश में देखने को मिलती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि जो समाज था सातवाहन वंश के अंतर्गत वह पूरी तरीके से मात्र सत्तात्मक था, परंतु कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं जो महिलाओं की जो भूमिका थी वह हम देख सकते हैं किस तरीके से थी।
उस समय की जो शासन में भागीदारी वह थी, वह हमें इस तरीके से पता चलता है कि वह बेहतर रही होगी, क्योंकि किसी भी शासक के द्वारा अपनी माता का जो नाम होता है वह आगे लगाए जाने की जो व्यवस्था है वह हमें दिखाई पड़ रही है। तो वास्तविक संस्थापक कौन था? श्री सातकर्णी था। फिर क्या होता है, यहीं पर हमें एक और चीज़ के बारे में पता चलता है कि सातवाहनों के द्वारा पहली बार भूमि अनुदान की जो व्यवस्था थी, यानी कि भूमि को अनुदान देने का जो सिस्टम था वह शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो सातवाहनों के द्वारा पहली बार ब्राह्मणों को, बौद्धों को जो भूमि अनुदान दिया गया था उसका हमें जिक्र मिलता है मोरेत्तर काल में। वह किसने किया था? तो पहले शासक कौन थे? सातवाहन थे। यह प्रयास किसने किया था? सातवाहनों ने किया था। तो पहली बार भूमि अनुदान का जो उल्लेख जो मिलता है उसका एक ऐतिहासिक साक्ष्य भी है। वह कौन सा है? नाना घाट का जो अभिलेख है। तो नाना घाट के अभिलेख से हमें पता चलता है कि सातवाहनों ने पहली बार ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि अनुदान दिया था। इनके द्वारा ब्राह्मणों को और बौद्धों को कर मुक्त जो ग्राम होते हैं वह भी अनुदान के रूप में दिए गए थे सातवाहनों के द्वारा, क्योंकि सातवाहन जो शासक थे उनकी जो वैदिक धर्म के प्रति जो आस्था थी वह काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इनमें से एक जो शासक होता है वह अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण कहता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वैदिक धर्म के प्रति इनकी आस्था होने के कारण यह पहले शासक होते हैं जिनके द्वारा ब्राह्मणों को और साथ ही साथ में हमें बौद्धों को जो भूमि अनुदान की जो व्यवस्था है वह हमें देखने को मिलती है। तो इसका ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है? इसका ऐतिहासिक साक्ष्य है नाना घाट का अभिलेख। श्री सातकर्णी का, क्योंकि हम यहाँ पे यह समझ लें, श्री सातकर्णी का जो विवाह हुआ था वह नागवंश की एक कन्या थी। नागवंश की कन्या नायनिका, कहीं कहीं नागनिका भी लिखा होता है। तो नागवंश की जो कन्या थी नायनिका, उनसे श्री सातकर्णी का विवाह होता है। इन्हीं का जो अभिलेख होता है वह होता है नाना घाट का अभिलेख। यहाँ पे पता चलता है कि श्री सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ। इसी में जिक्र होता है कि श्री सातकर्णी के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। एक राजसूय यज्ञ का जो हमें उल्लेख मिलता है वह कहाँ से मिलता है? नाना घाट अभिलेख से मिलता है। अभिलेख का मतलब आप जो हमारी प्रीवियस क्लास देख रहे होंगे तो अभिलेख का मतलब आप समझ गए होंगे। तो यह जो अभिलेख है यह किस भाषा में है? यह प्राकृत भाषा में है। याद रखिएगा, यह इनकी आधिकारिक भाषा भी थी। आधिकारिक भाषा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। तो इसी अभिलेख में पता चलता है कि पहली बार जो भूमि अनुदान की जो व्यवस्था थी, भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाता था। और बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हें भूमि अनुदान की जो व्यवस्था है पहली बार जो ऐतिहासिक साक्ष्य में मिलता है तो वह हमें किससे मिलता है? सातवाहन वंश का जो नाना घाट का जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि भूमि अनुदान की जो व्यवस्था थी वह उसकी जो शुरुआत हुई थी वह सातवाहन वंश के दौरान हुई थी। फिर इस वंश का जो अगला जो शासक होता है, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, भूमि अनुदान किसे? ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षु को। ये पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है और पहली बार हमें इस बारे में पता चला है। अगला जो शासक होता है वह होता है हाल। श्री सातकर्णी के बाद अगला जो शासक होता है वह होता है हाल। एक रचना के बारे में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने सुना होगा गाथा सप्तशती के बारे में। तो गाथा सप्तशती की जो रचना होती है वह हाल के द्वारा की जाती है। शासक कौन होता है? हाल। रचना कौन करता है? गाथा सप्तशती। इसकी जो शैली होती है वह कौन सी होती है? मुक्तक काव्य शैली, यानी कि यह गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य दोनों में। तो गाथा सप्तशती में हमें पता चलता है कि 700 श्लोक हैं और यह एक प्रेम प्रसंग पर आधारित पुस्तक है। तो गाथा सप्तशती के जो रचनाकार कौन है? हाल हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि एक शक शासक नहपान होता है। यहाँ शक शासक, जैसा कि हमने जो पीछे भी बताया था कि शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा और इंडो ग्रीक जो शासक, सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक का मतलब हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। इंडो ग्रीक के बाद आते हैं शक, आते हैं शक के बाद आते हैं कुषाण आते हैं। इनके द्वारा भारत के
जो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र होता है उस पर अधिकार कर लिया जाता है। परंतु सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि जितने भी विदेशी जो शासक आते हैं उनके द्वारा भारतीय संस्कृति को अपना एक हिस्सा बना लिया जाता है। जैसा कि जो शक शासक है नहपान है, यह शक शासक नहपान क्या करता है, यह क्या करता है, हाल को पराजित करता है। आगे हम देखेंगे एक रुद्रदामन करके, रुद्रदामन फर्स्ट करके एक शासक होते हैं, वह क्या करते हैं, पहला संस्कृत का जो अभिलेख है वह जो कराया जाता है वह किसके द्वारा कराया जाता है, रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा। तो शक हो गए, कुषाण हो गए, इनके द्वारा क्या किया जाता है, भारतीय संस्कृति को अपना एक अभिन्न हिस्सा बना लिया जाता है। आगे के कालखंड में हम क्या देखते हैं, जैसे कि आगे तुर्क आते हैं, मुगल आते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा भारतीय संस्कृति को सप्रेस करने का प्रयास किया जाता है और अपनी संस्कृति को भारतीयों पर थोपने का प्रयास किया जाता है। चाहे तुर्क रहे हों, मुगल रहे हों या अंग्रेज रहे हों, इस तरीके के प्रयास किए जाते रहे हैं। परंतु हमें इस टाइम पीरियड में क्या देखने को मिलता है, चाहे इंडो ग्रीक रहे हों, मिलिंद के बारे में हमने पढ़ा था, मिलिंद ने किस तरीके से जो नागसेन थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके साथ संवाद किया था, उसी पर एक आधारित ग्रंथ था, हमने पढ़ा था मिलिंद पन्हु के बारे में। तो मिलिंद रहा हो, इंडो ग्रीक शासक था, वह भी विदेशी था। फिर आता है शक, शक के बाद शक में कई शासक जो होते हैं जो भारतीय संस्कृति को अपना एक अभिन्न हिस्सा मान लेते हैं। उसके बाद आता है कुषाण, कुषाण वंश के शासक आते हैं, वह भी क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति को अपना एक अभिन्न हिस्सा मान लेते हैं। परंतु आगे के कालखंडों में हमें यह चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। तो नहपान के द्वारा क्या किया जाता है, शक शासक, क्योंकि यह शक शासक होता है, शकों के द्वारा जो गुजरात का जो क्षेत्र होता है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता है। आगे क्या हम देखते हैं, गुप्त जो शासक होते हैं, गुप्त साम्राज्य के द्वारा शकों का अंत किया जाता है। तो शक शासक नहपान के द्वारा हाल को पराजित किया जाता है। उसके बाद हाल के बाद कौन आता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। जो जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस वंश के जो शासक हुए, जो राजा हुए, उनकी खास विशेषता क्या थी, वह अपने नाम के आगे अपनी माताओं का जो नाम होता था उसे उत्कीर्ण कराते थे या लिखते थे। तो यहाँ पे गौतमी पुत्र जो है वह इनकी माँ का नाम है। सातकर्णी, जैसा कि फर्स्ट श्री सातकर्णी पहला था, यह सातकर्णी सेकंड था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी यह इस वंश का सबसे प्रतापी या महान शासक था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार, जो मालवा है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो मालवा का क्षेत्र, मालवा के क्षेत्र से लेकर कर्नाटक का जो पूरा एरिया होता है उस पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का अधिकार या आधिपत्य स्थापित हो जाता है। यह क्या करता है, शक शासक नहपान को पराजित करता है। जैसा कि हमने देखा था नहपान ने क्या किया था, हल को पराजित किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या करता है, यह क्या करता है, यह शक शासक नहपान को पराजित कर देता है। इसका जो उल्लेख मिलता है जोगुल थम्पी अभिलेख में मिलता है। अभिलेख आप याद रखिएगा, अभिलेख हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते हैं। किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनता है कि आपको अभिलेख दिया गया होगा, उसके सामने राजवंश दे दिया जाएगा या आपको उसके सामने राजा दे दिया जाएगा। क्योंकि आगे हम देखेंगे गुप्त शासकों के द्वारा भी बड़ी मात्रा में अभिलेख जारी किए जाते हैं। तो अभिलेख, कौन सा अभिलेख किस वंश से संबंधित है, किस राजा से संबंधित है, यह हमें पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते रहे हैं। तो शक शासक नहपान को पराजित किया जाता है, जिसका हमें उल्लेख मिलता है जोगल थम्पी अभिलेख से। फिर हमें यहाँ पे एक प्रमुख जो अभिलेख देखने को मिलता है नासिक का अभिलेख, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नासिक अभिलेख का संबंध किस राजवंश से है या किस वंश से रहा है, तो वह सातवाहनों से रहा है। तो जो गौतमी पुत्र वल्लश्री, वल्लभश्री भी लिखा होता है, कहीं पे वल्लश्री भी लिखा होता है। तो गौतमी पुत्र जो इसकी माँ होती है गौतमी, गौतमी वल्लभश्री से संबंधित जो अभिलेख होता है वह होता है नासिक का अभिलेख। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माँ होती हैं उनके द्वारा नासिक का जो अभिलेख होता है इसका निर्माण कराया जाता है, या इस अभिलेखों पर कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। नासिक के ही अभिलेख से पता चलता है, यह जो गौतमी वल्लभश्री होती है यह अपने पुत्र को क्या कहती हैं, अपने पुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहती हैं। एकमात्र ब्राह्मण जिसकी जो उपाधियाँ होती हैं वह इनके द्वारा दी गई हैं, अद्वितीय ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण। साथ ही इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इनके पुत्र के द्वारा 3 समुद्रों का, यानी कि कह सकते हैं जो इनका जो पुत्र था उसके जो घोड़े थे वह 3 समुद्रों का पानी पीते थे। कहीं ना कहीं यह एक साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अभिलेखों पर उत्कीर्ण कराया गया होगा। साथ ही साथ वैदिक धर्म के प्रति जो आस्था है उसका भी हमें जिक्र देखने को मिलता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या करता है, यह जो चातुर्य वर्ण व्यवस्था थी, जो वैदिक धर्म का जो आधार है वर्ण व्यवस्था, जो चातुर्य वर्ण जो व्यवस्था थी उसको स्थापित करने का प्रयास करता है। कौन करता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी करता है। तो नासिक अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, अद्वितीय ब्राह्मण का उल्लेख किसे कहा गया है, ये याद रखिएगा, अद्वितीय ब्राह्मण गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है, एकमात्र ब्राह्मण।
एकमात्र ब्राह्मण। वेदों की स्थापना। और यह भी कहा गया कि इसके जो घोड़े थे वह क्या करते थे, वह 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा वीण कटक स्वामी की उपाधि ली गई थी। वेण कटक स्वामी की उपाधि ली गई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद एक आता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद आता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। याद रखिएगा आप, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। जैसे कि पता है इसकी माँ का नाम क्या रहा होगा, वशिष्ठ रहा होगा। तो यह भी एक प्रतापी शासक था। इसने जो सिक्के जारी किए थे उन पे जो पोत जो होते हैं, जहाज जो होते हैं, उसका जो अंकन है वह हमें देखने को मिलता है। तो यह भी कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण शासक था। तो आप क्रम याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठ पुत्र पुलयामी आता है। उसके बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी। इसे क्या कहता है, जैसा कि अभी हमने बताया था, शासक रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन ने इसे 2 बार पराजित किया था। क्योंकि शकों के बारे में हमने बताया था कि उस टाइम के जो विदेशी शासक थे उनके द्वारा क्या किया था, भारतीय संस्कृति को अपना एक अभिन्न हिस्सा मान लिया गया था। वह सभी धर्मों के प्रति उनका सम्मान था, उनका आदर था, उनके जो नियम थे, कानून थे, उनका अनुसरण करते थे। यहाँ पे हमें यह भी देखने को मिलता है, सातवाहनों के बीच और शक जो शासक थे उनके बीच हमें वैवाहिक संबंध देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो शक जो होते हैं वह क्या करते हैं, पूरी तरीके से सातवाहनों को समाप्त नहीं करते हैं, या सातवाहनों के द्वारा पूरी तरीके से शकों को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया जाता है। परंतु यह जो दोनों राज्य होते हैं आपस में लड़कर इतना कमजोर हो जाते हैं कि आगे इन्हीं के अवशेषों पर कई नए राज्यों का उदय होता है। आगे हम देखेंगे कि शकों को पराजित कौन करता है, गुप्त शासकों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, गुजरात पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है, और सातवाहनों के अवशेषों पर नए राज्यों का उदय होता है। जैसे वाकटक के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, शक शासक रुद्रदमन ने क्या किया था, 2 बार पराजित किया था। किसे, यज्ञश्री सातकर्णी को। इसके सिक्कों पर जहाज का अंकन हमें मिलता है। इससे पता चलता है कि जहाज का अंकन क्या दिखाता है, जहाज का अंकन कहीं ना कहीं सामुद्रिक जो व्यापार था उसके बारे में हमें पता चलता है कि इस कालखंड के लोग सामुद्रिक जो व्यापार होते थे, समुद्र के माध्यम से जो व्यापारिक गतिविधियां होती थी उनके बारे में परिचित थे। उस तरीके के जो व्यापारिक जो गतिविधियां थी उनमें संलिप्त थे। अंतिम जो शासक था वह था पुलोमा। अंतिम शासक क्या होता है, पुलोमा होता है। तो आप याद रखिएगा, हमने सातवाहनों से संबंधित जितने भी शासक हुए हैं, उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं या कॉन्सेप्ट हैं वह हमने सब देखे हैं। अन्य बातों में हम क्या देखेंगे, अन्य बातों में हम देखेंगे कि सातवाहन पहले शासक होते हैं जिनके द्वारा जो शीशे के सिक्के जो होते हैं, शीशे के सिक्कों को चलाए जाने का जो प्रचलन होता है वह पहली बार किसने शुरुआत की थी, सातवाहनों ने की थी। तो सातवाहन पहले शासक होते हैं जिनके द्वारा शीशे के जो सिक्के होते हैं वह जारी किए जाते हैं। शीशे के सिक्के, रजत सिक्के भी जारी किए जाते हैं। रजत सिक्के भी इनके द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि सातवाहनों के अवशेषों पर, जैसा कि यह सातवाहन और शक आपस में लड़कर इतना कमजोर हो जाते हैं कि आगे जाकर सातवाहनों के अवशेषों पर अन्य जो वंश होते हैं या जो राज्य होते हैं वह स्थापित होते हैं। जैसे कर्नाटक में हम देखेंगे कदम्ब वंश के बारे में, महाराष्ट्र में सातवाहनों के ही अवशेषों पर वाकाटक स्थापित होते हैं। वहीं आंध्र में हम देखेंगे इक्ष्वाकु वंश के जो राजा होते हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें भगवान राम की जो वंश परंपरा है उससे जोड़ा जाता है, इक्ष्वाकु वंश के जो राजा होते हैं। आप एक और फैक्ट याद रखिएगा कि सातवाहनों को पुराणों में आंध्र कहा गया है। याद रख दें, पुराणों में आंध्र कहा गया है। क्वेश्चन बन जाता है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्र कहा गया है, और किस पुराण में कहा गया है, मत्स्य पुराण में। पुराणों की संख्या कितनी है, उम्मीद है आपको पता होगी, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का यहाँ मतलब ये हो जाता है कि पुराणों में क्या हुआ, पुराणों में कहानियों के माध्यम से चीज़ों को
लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पुराणों में क्या है, पुराणों में हमें कहानियां देखने को मिलती हैं। कहानियों के माध्यम से जो जिसने भी ऋषियों ने, या हम कह सकते हैं जो महान ऋषि हुए हैं, उनके द्वारा जिनकी रचना की गई है, उन्होंने क्या किया, कहानियों के माध्यम से जो अपनी बातें थी वह समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मत्स्य पुराण में हमें जिक्र मिलता है आंध्र के बारे में। कहा जाता है कि इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया था, सातवाहनों ने। सातवाहनों का अगर हम बात करें कि चातुर्वर्ण व्यवस्था में बात करें, तो अनुमान लगाया जाता है कि यह दक्षिण की जो ब्राह्मण जाति थी उनसे इनका संबंध था, ब्राह्मण वर्ग से इनका संबंध था। तो यह पहले शासक, हमने देखा पहले शासक थे जिनके द्वारा ब्राह्मणों को, बौद्धों को जो भूमि अनुदान की जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत किसने की थी, सातवाहनों ने की थी। फिर हमने देखा है शीशे के जो सिक्के होते हैं वह इनके द्वारा शुरू किए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलता है, प्रशासनिक व्यवस्था में आप याद रखिएगा, एक गौलमिक शब्द, एक स्कंदवान, कंटक, यह शब्द हमें देखने को मिलते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में जो इंपॉर्टेंट है। गौलमिक क्या होता था, गौलमिक होता था जो कि ग्रामीण स्तर पर क्या करता था, प्रशासनिक जो कार्य होते थे वह कौन करता था, गौलमिक करता था। इसके पास सेना होती थी, छोटी सेना इसके पास होती थी, छोटी सेना, और ग्रामीण प्रशासन इसके कंट्रोल में था। ग्रामीण प्रशासन इसके कंट्रोल, इसके पास में हमें पता चलता है इसके पास हाथी भी थे, घोड़े भी थे, कुछ जो पैदल जो सैनिक होते हैं वह भी देखने को मिलते हैं। स्कंदवान और कंटक क्या थे, स्कंदवान कंटक क्या थे, यह एक कह सकते हैं जो छावनियां होती हैं, छावनियां, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो मौर्योत्तर काल में हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, स्कंदवान और कंटक, उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध किससे, सैनिक छावनियों से है। गौलमिक शब्द याद रखिएगा, यह शाब्दिक जो अर्थ होते हैं, ऐसा होता है कि एग्जाम में जो शब्द उठाकर उनका जो अर्थ होता है वह पूछ लिया जाता है, किसका अर्थ क्या रहा होगा, तो वह आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी जो चीज़ें हैं वह क्लियर हो गई होंगी। हमने सातवाहन वंश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह सब चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि हम कह सकते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो। कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे यहाँ से। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम मौर्योत्तर काल से संबंधित जो अन्य शासक हुए हैं, जैसे जो विदेशी जो आक्रमण हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।